वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। 85 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन डी राइट होगा। इसके अलावा आपको याद ये रखना है, यदि आपको सिर्फ प्रश्न ये दिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना हो जाएगी, लेकिन जब पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तब आप बताएंगे आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो पहली सूची, इसमें भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए पहली लिस्ट में चार्टर एक्ट 1813 है, ठीक है, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तीसरा है एक्ट ऑफ 1858 और डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इनके अनुसार कुछ उपबंध दिए गए हैं, उन्हीं से इनको मैच करना है। आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी इसका क्या राइट आंसर होगा। तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार होगा भारत में कंपनी का जो व्यापार है इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था आर्टिकल 1813 में। इसके बाद देखिए जो ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। फिर एक्ट ऑफ 1858 है जो कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था आफ्टर 1857 रिवोल्ट। फिर आप देखेंगे इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, इसमें आप देखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो मैंने मैच कर दिया, आप देख लीजिए, हो जाएगा 2431। इसके अनुसार जो ऑप्शन है वही राइट होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए और इसका आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी अधिनियम हैं 1773 से लेकर के जो भी आगे तक आते हैं 1935 तक या 1947 तक, सारे अधिनियम आपको प्रिपेयर करने हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और आप देखेंगे ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसका राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 9th क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करके बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। फोर्थ स्टेटमेंट है, चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या फिर उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो वही होता है। अब बताना है इनके अनुसार कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार बताना है। तो इसमें देख लीजिए, जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया गया, ऑप्शन बी राइट होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें इनके पद से हटाया जाता है, वो चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें इनका कार्यकाल देखिए 5 साल होता है जिस साल से ज्वाइन करते हैं, या फिर 65 वर्ष तक, ना कि 62 वर्ष तक। तो ये भी इसीलिए इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए क्या दिया गया है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये गलत दिया गया है। चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों या अन्य चुनाव आयुक्त हों, इनके लिए जो वेतन है, सेवा शर्तें हैं, वो समान होती हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। और फोर्थ स्टेटमेंट क्यों गलत है मैंने बता दिया, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। 91st क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शन ए है नीति आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्ताधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक प्रकार की विधायी शक्ति होती है, ठीक है, लेकिन ये जो कानून होता है ये अस्थायी रूप में होता है, स्थायी नहीं होता है। तो 6 माह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है। 6 माह के बाद जैसे ही पहला सत्र होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर सदन में इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे समाप्त माना जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, जबकि इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। और उनके साथ साथ आप देखेंगे जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं और नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। तो ये स्टेटमेंट्स हो गए जो कि इनकरेक्ट थे, वो मैंने बताया और आपको बताया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 92nd क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये किसमें आता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 17। इसका राइट आंसर बताना है, हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है समानता का अधिकार। बाकी सारे मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व की है तो प्लेलिस्ट में ऐड है क्लासेस, उनको ज़रूर देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। 93rd क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है 39th, ऑप्शन बी है 40th, ऑप्शन सी 42nd या ऑप्शन डी है 44th। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी विधेयक पर मंत्रिपरिषद को एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। 94वां क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल। ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल है, अगर आपातकालीन स्थिति है तो इस घोषणा के बाद एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। 95वां क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि क्रमशः है। ऑप्शन ए 5,000 एंड 2,500, ऑप्शन बी 10,000 एंड 2,500, ऑप्शन सी 25,000 एंड 12,500 और ऑप्शन डी 15,000 एंड 7,500 रुपीज। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो लोकसभा में चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 25,000 रुपए जो है जमा करेंगे सुरक्षा राशि, लेकिन अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति है, कोई उम्मीदवार है तो 12,500 रुपए जमा करेगा। ये सुरक्षा राशि होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। 96 क्वेश्चन है संविधान का 93rd अमेंडमेंट संबंधित है। ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। ऑप्शन बी शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। ऑप्शन सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% और ऑप्शन डी है हाल ही में गठित राज्यों और अधिक संसदीय स्थानों के लिए आवंटन। तो इसमें आप ये देख लीजिए ऑप्शन जो सी है इसको कंप्लीट कर लीजिए, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर आप सही करेंगे ऑप्शन बी। 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट। 97 क्वेश्चन देखिए निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ऑप्शन ए है 6th एंड 22nd, ऑप्शन बी है 30th एंड 38th, ऑप्शन सी है 7th एंड 31st और ऑप्शन डी 11th एंड 42nd। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी 7th एंड 31st। अगला प्रश्न वित्त आयोग के कार्य से संबंधित है। इसमें से कौन कौन से कार्य हैं वित्त आयोग के पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। सेकंड स्टेटमेंट है प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। थर्ड स्टेटमेंट है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। और फोर्थ स्टेटमेंट है संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका राइट आंसर देना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका कार्य होता है प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना और नेक्स्ट इसका कार्य होता है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। तो वित्त आयोग के कार्य आपको याद रखने हैं। 99वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में नामित सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित 2 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन सी है किसी नामित सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। और ऑप्शन डी नामित सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही होगा और राइट आंसर आप सही करेंगे सी। किसी नामित सदस्य का मंत्री इसके पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट आप देखिए जो पहला स्टेटमेंट है केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में नामित सदस्य हो सकते हैं, गलत दिया गया है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित जो 2 सदस्यों को नामांकित किया जाता था ये जो प्रावधान था ये अब हटा दिया गया है। इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है और लेटेस्ट अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। करंट अफेयर का टॉपिक है, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हम लोग। नामित सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, जी नहीं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी नामित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत दिया गया था ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है संसद को या फिर ऑप्शन डी विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद को विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। तो आज के प्रश्न हो गए पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर अपने जो भी सुझाव हैं इन सीरीज़ को लेकर के उसके लिए भी आप अपने सुझाव मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और आप लोग को अब कमेंट करके बताना है कि जो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वो कंप्लीट होने वाली है। आपको क्लासेस कैसी लगी उनको रिव्यू जरूर दीजिए
और आप बताएंगे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, बट उससे क्योंकि प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं मैपिंग वाली चीज़ों से ज़्यादा है, तो मैपिंग मैं बाद में कराऊँ या आपको अभी करनी है। जैसे भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वही सब्जेक्ट आगे स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो पहले भी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लासेस की उनको भी फॉलो करना है, रिवीजन करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और हाँ अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।